हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आई एम जेएस गिल और आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूं आपसे वो दोनों शर्म का विषय है और चिंता का विषय भी है। अगर आप इस पूरे प्रकरण को सुनेंगे तो आपको दोनों शर्म महसूस होगी और एक एज अ एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक चिंता भी होगी। तो अचानक एक इशू आया जो पिछले आप देखोगे 2-3 दिन से लाइमलाइट में है कि किसी एक साइंटिस्ट को फर्जी एक केस स्पाई केस में फंसाया गया, जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने कंपनसेशन दिया है 1.3 CR का, और जिसको ये बताया गया है कि उसे एक फर्जी केस में फंसाया गया था। तो आज मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूं कि वो फर्जी केस क्या था और उससे हमारे देश पे क्या फर्क पड़ा, और एज अ इंडिविजुअल आदमी जिस आदमी को एक फर्जी चार्जेस में फ्रेम किया गया उसकी पर्सनल लाइफ पे क्या फर्क पड़ा और वो कौन थे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है सबसे कि आप पेशेंसली इसको सुने। मैं 1 by 1 हर एक चीज पे नहीं जाऊंगा, मैं आपको एक ओवरऑल फ्रेम बताऊंगा जिसपे हमें हर इंजीनियर और हर एक एजुकेटेड आदमी को इस देश में, अगर हम सोचना तो हर आदमी को चाहिए, लेकिन अगर हम बात करेंगे हर एजुकेटेड आदमी और एटलीस्ट इंजीनियर को जिस विषय पे चिंता होनी चाहिए और जिस विषय के अगेंस्ट मुझे बोलना चाहिए, ये वो विषय है। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से सुने और समझें। कमेंट करते समय बहुत रिस्पॉन्सिबल कमेंट करें, और मैं चाहता हूं कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये समझ में आता है कि जो जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूं वो वास्तव में एक नेशनल इंपॉर्टेंस का है और हम सब इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के लिए एक शर्म का विषय भी है, तो मैं चाहता हूं कि इसको हर जगह शेयर करें, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड, बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो जिन नहीं पता है उनको मैं थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड बताता हूं कि इसरो में एक जासूसी कांड हुआ था, जिस जासूसी कांड में कुछ साइंटिस्ट को फ्रेम किया गया था कि वो कुछ दस्तावेज फॉरेन एजेंसी को बेच रहे थे, जिसका अभी वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और बोला है कि ये फर्जी है। अभी ये साइंटिस्ट कौन थे? तो इसमें जो मेन अभियुक्त थे या जो मेन साइंटिस्ट जिनको फ्रेम किया गया था उनका नाम है श्री नाम्बी नारायण जी। तो अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं, अभी इनको पद्म भूषण भी दिया गया है इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इसरो में। तो अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो इन्होंने इंडिया में क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि इंडियन सिविलियन स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। तो ये उस समय जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी थी उसके हेड थे, और इंडिया में जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है वो इन्हीं के अंडर में इंट्रोड्यूस हुई, या हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं ये वो आदमी थे जो इंडिया में क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी ये है, तो ये उस समय एक बहुत बड़ा काम कर रहे थे। और जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी थी, ये मैं वापस का बात है, मैं 90s का बात कर रहा हूँ। 90s में जो ये क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी था, ये बहुत कम लिमिटेड लोगों के पास था, लिमिटेड कंट्रीज के पास था, लाइक USA, रशिया, फ्रांस, इन सब के पास था, इंडिया के पास नहीं था। ये उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, राइट। तो आप समझ जाओगे श्री नाम्बी नारायण जी उस समय क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के इसरो में हेड थे, और हेड लेवल पर जो थे ये क्रायोजेनिक डिपार्टमेंट में। फिर इंसिडेंट क्या हुआ, कौन सा ऐसा इंसिडेंट है? तो मोस्टली जो इंडिया का क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का काम है 1991 के आसपास ये पीक पे चल रहा था, राइट। अभी केस क्या है, पहले मैं केस बताता हूं, फिर बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। केस ये था कि त्रिवेंद्रम में एक लेडी को पुलिस अरेस्ट करती है। उनका नाम था मालिदा रशीदा। तो अगर नाम गलत हो तो पार्डन मी फॉर दैट। एक आप समझ लो कि एक वुमेन स्पाई को अरेस्ट किया जाता है त्रिवेंद्रम में, केरल पुलिस अरेस्ट करती है। उनके पास से कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं। वो डॉक्यूमेंट क्या है? इंडिया के जो इसरो से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, इंडिया के स्पेस प्रोग्राम से, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इंजन है उनकी कुछ ड्राइंग्स हैं। तो जब ये वुमेन स्पाई को अरेस्ट करती है पुलिस, ये बताया जाता है कि ये जो ड्राइंग्स थी जो इस वुमेन स्पाई के पास पकड़ी गई, ये इंडिया से ले जाके ये लोग बाहर बेचने वाले थे, लाइक पाकिस्तान एंड बाकी जो अदर कंट्रीज हैं उनको। बाद में ये पता चलता है कि भाई अगर ये इसरो से रिलेटेड ड्राइंग्स हैं तो ये लीक कहां से हुई? तो नाम्बी नारायण जी को और इनके कुछ साथियों को इसलिए अरेस्ट किया जाता है कि ये ही वो कल्प्रिट है जिन्होंने ये ड्राइंग इसरो से इस लेडी को दिया है। तो ये केस होता है, और ये केस आता है 1994 में,
इस केस के तहत श्री नाम्बी नारायण जी को अरेस्ट किया जाता है, पुलिस कस्टडी में रखा जाता है, इनसे पूछताछ की जाती है और इनको 50 दिन तक जेल में रखा जाता है। पुलिस कस्टडी में इनके साथ टॉर्चर होता है और पुलिस इनको फोर्स करती है कि आप अपने साथ के जो इसरो के बड़े साइंटिस्ट हैं उनका भी नाम लीजिए और हमें उन्हें भी फ्रेम करना है डिफरेंट चार्जेस में। बाद में ये केस सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया जाता है इमीडिएटली, क्योंकि ये बहुत एक सेंसिटिव केस था, नेशनल इंपॉर्टेंस का केस था। सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है, श्री नाम्बी नारायण जी का घर जाती है, उनका पूरा बैकग्राउंड चेक करती है, तो देखती है इनका एक बहुत सिंपल सा घर है और इनके पास कोई संपत्ति नहीं है। तो फिर जब लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पाते हैं इनके पास कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी है नहीं, घर भी इनका बहुत सिंपल सा है। तो सीबीआई को कोई क्लू नहीं मिलता कि ये लोग जो आपके श्री नाम्बी नारायण जी और जो इनके टीम के लोग थे, ये लोग कुछ भी फॉरेन एजेंसी को बेचने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर 1996 में आके 1994 में एक केस चालू होता है, 1996 में आके सीबीआई इनको क्लीन चिट दे देती है कि भैया इन्होंने कुछ नहीं किया था, ये पूरा जो केस था फर्जी था, फैब्रिकेटेड था और इस केस में कोई रियलिटी नहीं था, तो इनको क्लीन चिट दे दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये तो केस था, तब जब आप समझो 1994 में इन पे एलिगेशन लगता है, इनको पुलिस कस्टडी में रखा जाता है, 50 दिन तक इनको जेल में रखा जाता है, टॉर्चर किया जाता है और इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में खुद ये लिखा है कि मुझे इतना टॉर्चर किया जाता था कि मैं कोलैप्स कर गया था, मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, इतना टॉर्चर किया गया। उसके बाद सीबीआई ने इनको जब क्लीन चिट दिया तो ये पहुंचे ह्यूमन राइट कमीशन के पास कि भाई जो मेंटल हैरेसमेंट मेरे साथ हुआ है, देशद्रोही का मुझ पे आरोप लगाया गया है, इसका मुझे कंपनसेशन दिया जाए। तो ये बहुत बार कोर्ट जाते हैं और फाइनली 2014 में आके सुप्रीम कोर्ट इनको एक कंपनसेशन अमाउंट देने के लिए बोलता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कंपनसेशन देता है 50 लाख का, जिससे ये संतुष्ट नहीं थे। फिर इन्होंने केस किया और फाइनली 2 से 3 दिन पहले जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, जिसमें इनको फिर से 1.3 CR का कंपनसेशन दिया जाता है, इसलिए क्योंकि इनको पूरे एक फॉल्स एलिगेशन में फंसाया गया, देशद्रोही बताया गया और पुलिस ने इनके साथ टॉर्चर किया इन सब चीजों के लिए। ये था केस। अभी मैंने ये नहीं बोला कि ये मैंने बताया क्या हुआ, इसके पीछे क्या था और ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का क्या रियलिटी था, उस पर अब हम आगे बात करने वाले हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि पहले इनको फंसाया जाता है, फिर इनको क्लीन चिट मिल जाता है, पुलिस इनको टॉर्चर भी करती है, तो कॉन्स्पिरेसी क्या थी भी, ऐसा अगर कोई कर रहा है तो क्यों करेगा। तो कॉन्स्पिरेसी ये थी कि 1991 में इंडिया ने रशिया के साथ क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के लिए MOU साइन किया था। तो रशिया जो था वो इंडिया को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देने वाला था 250 करोड़ के अमाउंट में। ये ग्राफ अमाउंट है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, सो पार्डन मी फॉर दैट सम एरर इन द डाटा। सो अराउंड 250 करोड़ में दे रहा था। उस समय के यूएस प्रेसिडेंट ये नहीं चाहते थे, क्यों? क्योंकि यूएस इंडिया को सेम टेक्नोलॉजी 950 करोड़ में दे रहा था और फ्रांस जो है वो 650 करोड़ में दे रहा था। तो यूएस चाहता था कि हम ये टेक्नोलॉजी इंडिया को दें और उसके बदले इंडिया से मोटा पैसा वसूल करें। रशिया हमें उसके कंपैरिजन में 1/4 कॉस्ट पे ऑलमोस्ट दे रहा था। तो हम जो इंडिया ने रशिया के साथ MOU साइन कर लिया। MOU साइन होने के बाद यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, ये डॉक्यूमेंट्स में है कि यूएस के प्रेसिडेंट जो है वो लेटर लिखते हैं रशियन प्रेसिडेंट्स को और उन पे प्रेशर बनाते हैं कि आप ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना करें। रशिया प्रेशर में आता है और इंडिया को ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से मना कर देता है। जब इंडिया को ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से रशिया मना कर देता, तो अब इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन्स डेवलप करे। तो वही श्री नाम्बी नारायण जी करते हैं। ये अपनी एक टीम के साथ क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं और ये क्रायोजेनिक इंजन्स को डेवलप भी करते हैं, जो कि आजकल यूज भी हो रहा है, PSLV वगैरह में क्रायोजेनिक इंजन ही यूज हो रहा है। तो ये किया, लेकिन अभी क्योंकि अब यूएस क्या चाहता था कि इंडिया खुद भी ना डेवलप कर पाए। यूएस और जो फ्रांस की फॉरेन एजेंसियां लाइक CA एंड ऑल अदर एजेंसीज, वो ये चाहते थे कि भाई इंडिया खुद का नहीं डेवलप कर पाए, तभी तो वो उनसे खरीदेगा ना, इस टेक्नोलॉजी के लिए एक मोटी रकम उन्हें मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया कि ये पूरा जो कॉन्स्पिरेसी था, जो क्रायोजेनिक इंजन से रिलेटेड मेन साइंटिस्ट थे, उनको फंसाने का एक साजिश रचा, जो पूरा कॉन्स्पिरेसी था, जिसको बाद में लोगों को पता लग गया कि भाई ये कॉन्स्पिरेसी के तहत इन लोगों को एलिमिनेट किया जा रहा था। और वो इस काम में सक्सेसफुल भी रहा, क्योंकि इस कॉन्स्पिरेसी में श्री नाम्बी नारायण जी का नाम आने की वजह से ये जो इंडिया का क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट का काम है वो ऑलमोस्ट
10 साल पीछे चला गया। तो इसरो जहां पे है इस लेवल पे वो 10 साल पीछे चला गया। अगर ये ना हुआ होता तो इंडिया का जो रिसर्च प्रोग्राम है वो 10 साल आगे होता। तो ये तो था कॉन्स्पिरेसी। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये मैं रफ आपको कॉन्स्पिरेसी बता रहा हूं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन ये है, क्या ब्यूरोक्रेसी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि ब्यूरोक्रेसी कुछ लोगों के साथ मिलके किसी भी देश के बड़े से बड़े साइंटिस्ट के खिलाफ कुछ भी फॉल्स एलिगेशन फ्रेम करके उसे फंसा सकती है? ये एक क्वेश्चन है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि क्या पुलिस और ब्यूरोक्रेसी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है? चलिए ठीक है, मैं ये मानता हूं कि उस समय जो केरल के डीजीपी थे वो बहुत हार्श कमेंट्स श्री नाम्बी नारायण जी पे पुट कर रहे थे। अभी भी उन्होंने बहुत सारा हार्श कमेंट पुट किया कि इनका योगदान ही क्या है। श्री नाम्बी नारायण जी एक डिप्लोमा होल्डर हैं, जबकि एक्चुअल रियलिटी ये है कि ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किए हुए हैं। तो ऐसे वो एलिगेशंस पुट कर रहे हैं। तो क्या हमारा ब्यूरोक्रेसी इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो किसी को भी फंसा सकता है? चलिए ठीक है, मान लीजिए ब्यूरोक्रेसी भी इतना ज्यादा स्ट्रांग है, तो क्या हमारी जो एजेंसियां हैं, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, वो जस्टिस दिलाने में 24 साल लेता है? कि कोई आदमी को गलत, वो उसके साथ गलत हुआ है या उस पे गलत चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, ये प्रूव करने में 24-25 साल लग जाता है? क्या हमारा जो जस्टिस सिस्टम है ये किस काम का जस्टिस है अगर जस्टिस इतना डिले होकर ही आए? और दूसरी एक चीज होती है कि अगर सारी एजेंसियां मिल जाती हैं तो आदमी खुद को निर्दोष कैसे प्रूव करेगा? अगर मान लीजिए पुलिस और सारी चीजें और जो एजेंसियां वो मिल जाती हैं तो फिर आदमी खुद को कैसे प्रूव कर पाए? और ये जो पूरा प्रकरण है, इसमें नाम्बी नारायणन जी का अपना ऑटोबायोग्राफी भी उन्होंने लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरा बहुत बार सुसाइड करने को मन करता था, लेकिन मैं एज अ गद्दार कहलाते हुए नहीं मरना चाहता था। आई डोंट वॉन्ट टू डाई एज अ ट्रेटर। ठीक है ना, कि लोग मुझे गद्दार कहें कि मैंने देश का जो इतना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो फॉरेन एजेंसी को लीक किया है। मैं इस टैग के साथ नहीं मरना चाहता था, इसीलिए मैं जिंदा था कि कोर्ट का वर्डिक्ट आए और कोर्ट ये प्रूफ करे कि मैं निर्दोष हूं। तो ये है कि भाई हमारी एजेंसियां क्या कर रही थी, इतना कंपनसेशन दिया गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कंपनसेशन, अब बहुत लोग बोलेंगे ठीक है उनके साथ गलत हुआ तो हमने कंपनसेशन दे दिया जी। कंपनसेशन कितना? 50 लाख प्लस 1.3 CR, 1.8 करोड़ का कंपनसेशन कम है? आप जरा ध्यान से सोचो, अगर आप किसी भी अच्छी सिटी में चले जाओ 1.8 CR में एक ढंग की जगह पे घर नहीं मिलेगा। अब सोचो कि आदमी ये अमाउंट क्या है रियल लाइफ में? शायद कुछ भी नहीं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये कंपनसेशन वर्थ इट है? ये कंपनसेशन का कोई मतलब है? नाम्बी नारायण जी ने भी कहा है कि शायद उनका एज जहां तक मुझे है 80 के अराउंड है, ठीक है, और अब ये पैसा उनके लिए शायद मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो कि जो उनको इंडिविजुअल लॉस हुआ है, एक इंडिया के टॉप लेवल के साइंटिस्ट को पुलिस कस्टडी में रख के टॉर्चर किया जाता है और उसके 20 साल बर्बाद कर दिए जाते हैं, तो आप इसको ऐसे मत देखो कि उनके 20 साल बर्बाद हुए हैं, आप ऐसे देखो कि इंडिया को उससे क्या लॉस हुआ है। हमारा जो पूरा स्पेस प्रोग्राम है वो 10 साल पीछे चला गया, क्या उसकी कीमत 1.8 CR है? और ये नाम्बी नारायण जी ने भी कहा है कि मैं ये पैसा इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मुझे पैसा चाहिए, ये इसलिए मैं, ये इस चीज का इंडिकेशन है कि इन लोगों ने गलत किया है मेरे साथ, मुझे पैसे। और ऐसे आदमी को अगर पैसे ही कमाना होता तो किसी भी एजेंसी में फॉरेन में जाके काम करने लग जाता, तो वो जितना पैसा चाहे कमा सकता था। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये कंपनसेशन रियली वर्थ इट है? कि क्या जो इंडिया को लॉस हुआ इस पूरे प्रोसेस में वो लॉस कोई फुलफिल कर सकता है? या इंडिया का जो एक टॉप साइंटिस्ट है उसको 20 साल जो उस पर गद्दार का टैग लगा, या जो उसको फॉल्स एलिगेशन में फ्रेम किया गया, या उसका मीडिया ने जो हैरेसमेंट किया, क्या उस चीज का वर्थ इट 1.8 CR है? ये हम सब लोगों को क्वेश्चन पूछना बनता है, राइट? चलिए ये भी हो गया। असली अपराधी कौन है? चलो मैंने मान लिया कि कोर्ट ने ये बोल दिया कि भाई इन पर फॉल्स एलिगेशन फ्रेम किए गए थे और ये एक फर्जी केस बनाया गया था। तो असली अपराधी कौन है? किसने बनाया ये फर्जी केस? फॉरेन एजेंसी इसमें इन्वॉल्व थी, पुलिस इन्वॉल्व था, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व थे। उनका नाम अभी तक क्यों नहीं आया? अभी सीबीआई इंक्वायरी करके आपने ये बोल दिया कि ये केस फर्जी है, लेकिन उन पुलिस वालों का क्या जिन लोगों ने ये फर्जी फ्रेम किया है? या उन पॉलिटिशियंस का क्या? कुछ पॉलिटिशियंस पार्टीज का भी नाम आ रहा है कि वो इस केस में इन्वॉल्व थे, उनका क्या? उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया गया? ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असली अपराधी कौन था, उनको भी पकड़ा जाना चाहिए। तो सिर्फ सीबीआई इंक्वायरी से काम नहीं चलेगा, उन अपराधियों को भी पकड़ना है जो असली में इसके पीछे थे।
और आप ये यकीन मानो, ये फॉरेन एजेंसियां और ये कुछ नहीं हमारा कर सकती। हमारे घर में बैठे ऐसे लोग जो खुद देश से गद्दारी कर रहे हैं, कुछ छोटा बहुत बेनिफिट पाने के लिए ऐसे इंडिया को हार्म कर रहे हैं, ज्यादा डेंजरस है। तो एक इंक्वायरी इनके खिलाफ भी होना चाहिए जो घर में बैठ के गद्दारी कर रहे हैं। इनको निकालना बहुत जरूरी है कि कौन था इसके पीछे जो पूरा ये कहानी प्लॉट कर रहा था। उससे भी एक आगे का केस है। ये सब मैं क्वेश्चन आप पे छोड़ रहा हूं कि आप सोचो, है ना। और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखो कि आपकी क्या राय है इन सब चीजों पे। और कमेंट करते समय आप बहुत सेंसिबल कमेंट करें, क्योंकि ये बहुत एक सेंसिबल मुद्दा है, राइट। और आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, दैट इज नॉट एन इश्यू। क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई वी डोंट केयर अबाउट अवर साइंटिस्ट। देखो अभी एक केस हुआ, वो एक बहुत जो है दुर्भाग्यशाली केस था, और वो एक गलत केस था। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या किया, पूरा जो मीडिया था उनको सपोर्ट किया, पूरा जो लोग थे उनको सपोर्ट किए। लेकिन ये होना भी चाहिए, अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसके खिलाफ बोलना चाहिए, और हम सब लोगों को उस चीज के अगेंस्ट यूनाइट होना चाहिए, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुआ। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बट जो मुझे नहीं अच्छा लगा कि यही सिंपैथी, यही चीजें हमें श्री नाम्बी नारायण जी के केस में क्यों नहीं नजर आई। यही जो हम यूनिटी यहां पे दिखाए थे, वो यूनिटी हमने यहां क्यों नहीं दिखाई। अगर मैं एक वीडियो सर्च करता हूं, कोई छोटा सा मुद्दा हो जाएगा, बहुत सारे यूट्यूबर उठेंगे, अपनी राय देने लग जाएंगे, और वो खुद को ही हर मैटर का एक्सपर्ट मानते हैं। इस मैटर पे कोई यूट्यूबर क्यों नहीं उठ के आया और बोला। तो ये एक सोचने वाली विषय है। क्या हमें इनकी कोई फिक्र नहीं है? क्या इंडिया में जो रिसर्चर्स हैं, हम साइंटिस्ट हैं, अभी नई शिक्षा नीति आ रही है, लोग कह रहे हैं कि नई शिक्षा नीति से बहुत बदलाव होने वाले हैं, और हम बहुत सारे बड़े बड़े क्या नाम है जो इंडिया का R&D है नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले। कहां जाएगा? अगर ऐसे होता रहा तो क्या जाएगा? और आप यकीन मानो, आप केस सर्च करो, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, 50% लोगों को ये केस के बारे में ही नहीं पता होगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, और हमें अगर फर्क नहीं पड़ता क्यों नहीं पड़ता है? तो मैं ये चाहता हूं, ये जो केस है, देखिए अब इसमें जो होना था हो गया। जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम है उसको 10 साल का लॉस हुआ, नाम्बी नारायण जी को जो पर्सनल लॉस होना था हुआ। लेकिन एक हमारा फर्ज बनता है कि ये केस, जैसे हम नॉर्मल केस को हर जगह उसका सपोर्ट करते हैं या हर किसी आदमी को पता है, वैसे ही ये केस हर आदमी को पता होना चाहिए एटलीस्ट। इससे क्या होगा, फ्यूचर में ऐसा केस ना हो। और एक माहौल ये भी बनना चाहिए कि अगर कोई पुलिस ऑफिशियल, कोई पार्टी या कोई बंदा देश के खिलाफ ऐसी कॉन्स्पिरेसी करता है तो उसको धरा जाना चाहिए और उसको लतियाया जाना चाहिए, और इससे नीचे उसके लिए कोई भी दंड नहीं होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं वहां पे, जो भी आपका और सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पे शेयर करो, ताकि ये जो केस है ये मैक्सिमम जगह तक जाए, और जो तुम्हारे यूट्यूबर हैं और सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस मुद्दे को उठाएं, ताकि ये चीजों से जो नॉर्मल देश के लोग हैं वो अवेयर हो सकें। गलती लोगों की भी नहीं है, मीडिया को और जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं उनको इन सब चीजों में उतना मसाला नहीं मिलता, व्यूज नहीं जनरेट होता, इस वजह से वो ऐसे मुद्दों को नहीं पिक करते। तो मैं चाहता हूं आप इस पे ज्यादा ज्यादा कमेंट करो, ज्यादा ज्यादा इसको शेयर करो, ताकि ये हर जो इंडियंस है, जो देश से अपने प्यार करता है, उस तक पहुंचे। ये घटना जो हुआ इसको हम बदल नहीं सकते पीछे जाके, लेकिन हम फ्यूचर में ऐसी होने वाली घटनाओं को रोक सकते हैं। मैंने एक रेप्यूटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट BRC में, RRCAT में 4 साल नौकरी किया है। मुझे पता है कि इंडिया में साइंटिस्टों का क्या हाल है, और ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। तो ये एक इकलौता केस नहीं है ये तो एक बहुत बड़ी बात है कि ये बेचारे जिंदा बच गए। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जैसे होमी जहांगीर बाबा, आज तक हमें नहीं पता चला कि उनका नेचुरल डेथ प्लेन क्रैश में हुआ या वो कराया गया। आज तक हमने जानने की कोशिश नहीं की। श्री वशिष्ठ नारायण जी मेंटली डिस्टर्ब होकर मर गए, किसी को फर्क नहीं पड़ता। उनकी लाश उनका भाई हॉस्पिटल के सामने लेके 2 घंटे तक खड़ा रहा, उनको एम्बुलेंस नहीं ले जाने के लिए। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये एज अ नागरिक, देश के नागरिक, खासकर ऐसा इंजीनियर, हमारे लिए एक शर्म की बात है
कि हम नॉर्मल चीजों को बहुत ज्यादा हवा देते हैं, लेकिन ऐसी चीजों पर कोई कमेंट नहीं करता। तो मैं ये किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं कि तुम नहीं कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आप सबसे ये बोल रहा हूं कि हम लोग एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करेंगे जहां पे जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं, अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमें मिलके एक आवाज उठाना होगा। और ये बहुत लोगों के साथ हुआ। मैंने आपको 2-4 एग्जाम्पल दिए। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो जिनकी मौत संदिग्ध हालत में हुआ है, लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करना ही उचित नहीं समझा। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इंडियन न्यूक्लियर का जो प्रोग्राम है, इससे जुड़े हुए थे, मार दिए गए। किसी को पता तक नहीं है, किसी न्यूज में छपा तक नहीं है। तो आज इस टाइम पे हमें न्यूज़पेपर की जरूरत नहीं है, हमारे पास सोशल मीडिया है। हम लोग अपनी आवाज उठाएंगे और इस चीज से लोगों को अवेयर करेंगे कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। तो मैं चाहता हूं आप अपनी इस वीडियो पे आप अपनी राय जो कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें, सेंसिबल कॉन्सेप्ट कमेंट्स करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहां भी, ताकि ये केस ज्यादा से ज्यादा फैल सके। मैक्सिमम यूट्यूबर्स और मैक्सिमम रिपोर्टर्स इस केस को पकड़े और ये स्प्रेड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई न्यूज चैनल को कवर नहीं कर रहा है, इसका जो कवरेज होना चाहिए था वो नहीं है। तो इसको हम अलग अलग लेवल तक ले जाएं, अवेयरनेस फैलाएं कि फ्यूचर में ऐसा ना हो, अदरवाइज एज अ कंट्री हमें बहुत ज्यादा लॉस होगा। अगला मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूं कि इंडिया में जो हम रिसर्च का बात करते हैं, पिछले 70 साल में हम बड़े बड़े साइंटिस्ट क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाए, हम एक भी नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाए, और क्या जो नई शिक्षा नीति है उससे एग्जैक्टली हम अगले 50 साल में वो कर पाएंगे जो हम पिछले 50 साल में नहीं कर पाए हैं। इस चीज पे मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो, जो हमारा पूरा वीडियो ये मैंने किया है, जो पूरा सेशन किया है, इस पे अपनी सेंसिबल राय जरूर रखें, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है। और मैं आगे बहुत सारी वीडियो होमी जहांगीर भाभा जी, श्री वशिष्ठ नारायण जी और जो बाकी ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, उन पे भी करने वाले हैं। क्योंकि एज अ इंजीनियरिंग कम्युनिटी, एज अ साइंटिफिक कम्युनिटी, ये सबसे पहला फर्ज हमारा है कि अगर ऐसा कुछ हमारी कम्युनिटी के लोगों के साथ गलत हो रहा है तो हम उसको लोगों के सामने जरूर लाएं। हम एक आम आदमी से तब सपोर्ट का उम्मीद कर सकते हैं जब हम खुद इनकी सपोर्ट करें। सो आई होप कि ये वीडियो से आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिला होगा चीजों के बारे में। इससे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है, इससे आपको शायद DATSC में कोई फायदा नहीं होने वाला है, बट ये एक ऐसा इशू है जिसमें कोई भी जो सेंसिबल सिटीजन है वो इसको सीरियसली लेगा। और ये इनके साथ बहुत गलत हुआ, और मैं चाहता हूं कि सिस्टम पे ये प्रेशर भी बने कि ये उन लोगों को खोज निकाले जो असली में अपराधी थे और जिन्होंने वास्तव में इनको फंसाया और इनके करियर को बर्बाद किया। ऐसे बहुत सारे केस होंगे जो हमें पता ही नहीं होंगे, जो गुमनामी में ऐसे खो गए और हमें उनके बारे में ज्यादा फिक्र नहीं है। तो इंडिया में ऐसा नहीं, हम बोलते हैं कि टैलेंट का कमी है, टैलेंट का कमी नहीं है। हमारे पास टैलेंट है, हमने उसका कदर ही नहीं किया कभी। हमारे पास बहुत सारे हीरे हैं, बट उनको पिरो के इकट्ठा करने की जरूरत है, जो कि हम अभी तक नहीं कर पाए हैं। और फ्यूचर में हमें यही कोशिश करना है। मैं चाहता हूं कि कोई भी इसको इस इंटेंशन से ना देखे कि मैं किसी को ब्लेम कर रहा हूं कि हम तुमने नहीं ऐसा किया। इस जो पूरी घटना हुई है इसमें हर कोई बराबर का हिस्सेदार है। शायद तुम भी उतने अपराधी हो जितना मैं हूं, तो हम सब लोग अपराधी हैं इस चीज के, ये मैं मानता हूं। लेकिन अगर हमें अपराध बोध है तो हमें फ्यूचर में इस चीज को सुधारना है। इन सब केसेस को भी उतना ही आगे लाना है जितना हम की नॉर्मल केसेस किसी एक्टर, प्लेयर या उन सबको कंसिडर करते हैं। तभी हम देश में जो हम बोल रहे हैं कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी, ऐसा एनवायरनमेंट बनाएंगे जहां R&D वाली चीजें होंगी। मैं आगे उस पर भी वीडियो लाने वाला हूं। तो मैं आगे फ्यूचर में होमी जहांगीर भाभा और श्री वशिष्ठ नारायण जी, नई शिक्षा नीति और क्या हम इस शिक्षा नीति को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, इन पे वीडियो करूंगा। तो अभी तक मैंने आपको एक सतही जो चीजें हैं वो बताने का कोशिश किया है। बाकी अगर आपको डिटेल में जाना है तो श्री नाम्बी नारायण जी का अपना ऑटोबायोग्राफी भी है जो ऑलरेडी मार्केट में है। बहुत सारे ये जो मैंने आपको डाटा बता रहा हूँ, ये मैं बहुत सारे जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ उनके बेसिस पे बता रहा हूँ। मैंने खुद 4 साल रिसर्च सेंटर्स में काम किया है, BRC और RACAT में। मुझे पता है कि वहाँ साइंटिस्ट की हालत क्या है, और उस इन्वायरमेंट में आपको साइंटिस्ट क्या, आपको नॉर्मल इंजीनियर्स नहीं मिलेंगे। तो हमें अपने देश के रिसर्चर्स, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की इज्जत करना सीखना होगा। और वो सबसे पहले हम दूसरों से तब कह सकते हैं जब हम अपनी कम्युनिटी का खुद रिस्पेक्ट करना सीखें।
तो मैं यही कहूंगा सारे इंजीनियर से कि वो इस मुद्दे पे इकट्ठा हो जाएं, इसको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें, ताकि गवर्नमेंट इंक्वायरी करके उन लोगों को भी ढूंढे जो इसके पीछे असली अपराधी हैं। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।